नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य चैनल के ऊपर। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। आपको ये बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो शरत चंद्र की रचना का नाम क्या है? आवारा मसीहा है। शिवरानी देवी की रचना का नाम क्या है? प्रेमचंद घर में। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना का नाम क्या है? गेहूँ और गुलाब। और हरिवंश राय बच्चन की रचना का नाम क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। और ये सभी की सभी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली। भले ही यहाँ पर एक प्रश्न में आ गई है, लेकिन अलग अलग भी सारी रचनाएं लगातार पूछी जाती हैं। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है, और जो आपका कूट सही होगा वो आपका विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। आवारा मसीहा जो आपकी रचना है, इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है इसको। और इसमें जो है जो बंगला रचनाकार हैं, शरत चंद्र की ये जीवनी है। किसकी है? शरत चंद्र की जीवनी है। और कुछ आलोचकों ने इसको जीवनी परक उपन्यास कहा है। ये भी कहा है, क्या कहा है? जीवनी परक उपन्यास। दूसरी रचना प्रेमचंद घर में, इसका प्रकाशन 1944 में हुआ है। किसने लिखा है? प्रेमचंद की जो पत्नी है शिवरानी देवी ने लिखा है। और ये किस विधा की रचना है? तो ये भी क्या है? प्रेमचंद की जीवनी है। क्या है? प्रेमचंद की जीवनी है। तो आप देख पा रहे हैं कई सारे प्रश्न आपके एक एक तथ्य में ही बन के तैयार हो रहे हैं। फिर अगला है गेहूं और गुलाब। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचा गया रेखा चित्र है। इस पुस्तक के प्रारंभ में जो है लिखा गया है कि यह पुस्तक और आंदोलन की भी पुस्तक जिसमें मेरी कुछ नई कृतियाँ संग्रहित हैं, मुख्यतः शब्द चित्र जिनके लिए मुझे अनायास प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। इस पुस्तक का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है। उसके बाद में गेहूं और गुलाब रचना में जो अनुक्रम आता है उसे हम लोग देखते हैं। गेहूं बनाम गुलाब, जहाज जा रहा है, चरवाहा, फूल सूंघनी, तितलियाँ, नथुनियाँ, नींव की ईंट, पुरुष और परमेश्वर, ये मनोरम दृश्य, मीरा नाची रे, डोम खाना, चक्के पर, पनिहारिन बचपन, किसको लिख रहे हैं? 26 वर्ष बाद, पहली वर्षा, लागत करेजवा में चोट, नीड़ का निर्माण फिर, हरबंस राय बच्चन द्वारा रचित ये क्या है? आत्म श्रृंखला की एक पुस्तक है। किसकी है? आत्म श्रृंखला की एक पुस्तक है। फिर जो है अगला प्रश्न आपके सामने है। शेखर का संबंध किससे है? तो शेखर का संबंध सरस्वती से है। सिलिया का संबंध किससे है? तो सिलिया का संबंध माता दीन से है। जयदेवपुरी का संबंध किससे है? तो जयदेवपुरी का संबंध जो है आपका ये तारा से है। और बाणभट्ट का संबंध किससे है? तो बाणभट्ट का संबंध निपुणिका से है। ये जो है आपका सही मिलान कर दिया गया है। यानी शेखर का संबंध सरस्वती से, सिलिया का माता दीन से, जयदेवपुरी का तारा से, बाणभट्ट का निपुणिका से है। और इसमें जो आपका कूट सही होगा वो क्या होगा? विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में ये जो पात्र हैं
शेखर और सरस्वती ये शेखर एक जीवनी से हैं। सिलिया और माता दीन ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। जयदेव और पुरी ये झूठा सच के पात्र हैं। बाणभट्ट और निपुणिका ये बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया उपन्यास है। किसका है शेखर एक जीवनी? अज्ञेय जी का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। झूठा सच यशपाल द्वारा रचा गया उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचा गया उपन्यास है। उसके बाद में उपयुक्त उपन्यासों के अन्य पात्रों को हम लोग देखते हैं, यानी कनक, उर्मिला, सोमराज, असद ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। कौन? कनक, उर्मिला, सोमराज, असद। उसके बाद में होरी, धनिया, गोबर, मालती, मेहता, राय साहब ये सब गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला है भट्टिनी, सुचारिता, महामाया, अघोर भैरव, वीरति वज्र ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। अगला है शशि, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह ये शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। तो सभी जानकारी ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न में एग्जाम में आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है ये लगातार, वहीं से सारे प्रश्न आपके सामने हैं। फिर अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है, बताना है आपको कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। देखते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कारण दिया जा रहा है क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी, ये भी सही है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? विकल्प ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है यहाँ पर कुछ एक प्रश्न कट गया है लेकिन उसकी व्याख्या दी गई है, उसे हम लोग देखते हैं, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है अलंकार से संबंधित था। तो औपम्य गर्भ ये जो है व्यतिरेक अलंकार में होता है। सादृश्य मूलक ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता। विरोध गर्भ ये विभावना अलंकार में रहता है। श्रृंखला मूलक ये कावली अलंकार में रहता है। उसके बाद में विभावना अलंकार को जरा हम लोग देखते हैं। ये आपका प्रश्न ही है, समझ लीजिए आपके सामने। जब कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है, यानी जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है वहाँ विभावना अलंकार है। विभावना का अर्थ है विशिष्ट भावना। उदाहरण के लिए जैसे बिनु पद चले, सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधिनाना। तो पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं फिर भी सारे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कारण नहीं है कोई लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। फिर जो है नैना नेकु न मानहि, नैना नेकु न मानहि कि तो कहो समझाए, ये भी क्या है? विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहाँ पे? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, कल्पना की जाए। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, मानो, जनो, मानो, ज्यों ये सब वाचक शब्द हैं, यानी इससे आप पहचान सकते हो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमल शैण परातप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो श्याम सलोने प्रभु श्री कृष्ण हैं और उनके शरीर के ऊपर क्या है? वो पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। वो ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मनहु यानी मानो कि नीलमणि पर्वत के ऊपर सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य की आभा पड़ रही हो। तो यहाँ पर क्या है? प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद में अगला है आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे, ये उदाहरण है। और इसके दो रूप होते हैं, उपमेय की विशेषता की सूचना देना तथा उपमान की न्यूनता की सूचना देना।
उसके बाद में एकावली अलंकार है। कौन सा? ये भी एकावली अलंकार है। एकावली का अर्थ है हार या माला। क्या है? हार या माला एकावली का अर्थ है। इसमें कहीं विशेष विशेषण संबंध की स्थापना होती है तो कहीं निषेध होता है। किसमें? एकावली में कहीं विशेषण विशेष संबंध होगा तो कहीं क्या है? निषेध का भाव होता है। जैसे मानुष वही जो हो गुनी, गुनी जो कोविद रूप। तो ये एकावली अलंकार का उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी, सैलानी की डायरी। बताना है आप सभी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, पूछा गया है प्रश्न है। सारे प्रश्न ये परीक्षा में बार बार पूछे गए ही हैं आपके सामने, जो भी कराए जा रहे हैं लगातार। तो मुक्तिबोध की रचना का नाम क्या है? एक साहित्यिक की डायरी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। एक साहित्यिक की डायरी ये मुक्तिबोध की रचना है, आप सभी ने जाना। अजय की डायरी ये देवराज की रचना है। किसकी है? अजय की डायरी डॉक्टर देवराज की। और ये है क्या? उपन्यास है। ये अजय की डायरी क्या है? डायरी विधा की रचना नहीं बल्कि उपन्यास है। फिर प्रवासी की डायरी हरबंस राय बच्चन की है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सैलानी की वारमंट डायरी ये कमलकांत की रचना है, जो कि यात्रा वृत्तांत है। क्या है? सैलानी की वर्मांट डायरी कमलकांत का ये यात्रा वृत्तांत है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है यहाँ पर? व्याख्या और है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर देवराज की प्रमुख उपन्यास यानी रचनाएं हैं पथ की खोज, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, मैं वे और आप। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर देवराज की। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको बताना है, यानी कौन सर्ग पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इन विकल्पों में से आपको बताना है। वैसे तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इन विकल्पों में से बताना है कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले कौन सा इनमें से आएगा। तो इसमें से आपका सबसे पहले आएगा स्वप्न, फिर आपका आएगा संघर्ष, फिर आएगा निर्वेद, और फिर आएगा आपका दर्शन। यानी ABCD आपका सही होगा। ABCD किस में है? विकल्प C में है, यही आपका आंसर होगा। ये क्रम यानी है, इसका सही रूप माना जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया ये कामायनी महाकाव्य है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं, जो कि इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। और आपसे प्रश्न में यहाँ से पूछा गया स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद इसका क्या है? अंतिम सर्ग है। ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि चिंता इसका पहला सर्ग है और अंतिम इसका आनंद सर्ग है। उसके बाद कामायनी के संदर्भ में प्रसाद जी का कथन है। क्या कहते हैं प्रसाद जी? यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में भी रूपक का भी ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब इस कथन में जो है, आपको जैसे कभी परीक्षा में पूछा गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है प्रसाद जी का कथन है या किसी और आलोचक का है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे क्या है? ये लेखक कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो इससे आप इसको सही कर सकेंगे। फिर अगला है मनु, अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। ये भी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। मन अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से सरलता से लग जाता है। ये भी प्रसाद जी का कथन है कामायनी के विषय में। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त चंदा की कहानी कौन सी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राजा निर्वंशिया,
नीली झील, सफ़ेद तितलियाँ, सीने का दर्द। जगपति की बीमारी है और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त एक चंदा जो स्त्री है। तो इसकी कहानी कौन सी है, किस कहानी में दी गई है? तो आपका जवाब होगा राजा निर्वंशिया कहानी। किसकी है ये? कमलेश्वर जी की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। आगे दिया भी है किसकी कहानी है ये, तो कमलेश्वर जी के द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी है। इसमें जगपति की बीमारी है और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। इस कहानी में जगपति राजा के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद में ये जो राजा निर्वंशिया कहानी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कभी कहीं परीक्षा में आपसे पूछा गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंश जो है उसी कहानी का है। और आपसे यहाँ बड़े ही महत्वपूर्ण अंश की बात की जा रही है। ब्याह हो जाएगा, 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और लड़की अपनी ससुराल जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। ब्याह हो जाएगा, 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और लड़की अपनी ससुराल जाएगी। अगला कथन है उसी कहानी से। एक रोज़ राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते ये 7वें रोज़ जरूर महल में लौट आते थे। फिर राजा निर्वंशिया कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, ये भी पूछा गया कई बार है कि कौन सा पात्र किस कहानी में है। तो जगपति, चंदा, दयाराम, बचन सिंह। ये बचन सिंह कौन है? कंपाउंडर है। तो ये इसके जो है प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा, दयाराम, बचन सिंह। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो जंगल घना और भयावह है, गलत है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, गलत है। और तीसरा है यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। तो यही आपका उत्तर है। यहाँ जंगल, इनका पंक्तियों का आशय क्या है कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं बल्कि जीवन की चुनौती है। यही आपका विकल्प सी उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है और इसमें ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र की द्वारा रचित सतपुड़ा के जंगल कविता से ली गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उसे हम लोग देखते हैं। यो गालिब मुश्किल क्या कहते थे, जरा हट कर कहते थे, और जो कहना चाहते थे उसे जरा डट कर कहते थे। ये अच्छी पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। यो गालिब मुश्किल क्या कहते थे, जरा हट कर कहते थे, और जो कहना चाहते थे उसे जरा डट कर कहते थे। अगली पंक्ति है। वक्त बहुत बेवक्त सख्त संजीदा, सूरज का चेहरा, नदी किनारे क्या बैठोगे मियाँ, वहाँ लू क्या पहरा। ये भी इनकी पंक्ति है। फिर है अगली पंक्ति। लोग कहते हैं कि मैं कवि हूँ, बुराई कुछ नहीं लगती मुझे, यह ठीक है, परिचय है कि इसमें व्यक्त होता है किसी हद तक वो सही वो आदमी। ये भी इन्हीं की पंक्ति है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इन नाटकों को अनुक्रम में लगाना है। बकरी नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोणार्क। और ये हिंदी नाटक जगत के बहुत ही शानदार मील का पत्थर माने जाने वाले ये सभी नाटक हैं। यानी सभी के सभी नाटक रचनाएं ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और बताना है कि इनका अनुक्रम क्या हो सकता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको। तो इसमें जो सबसे पहले जिसका प्रकाशन हुआ है वो है कोणार्क। कौन सा है? कोणार्क। यानी कि आपका उत्तर होगा डी इसमें। फिर उसके बाद में क्या है, अगला कौन सा नाटक फिर प्रकाशित होता है, तो वो है मादा कैक्टस, यानी कि सी हो जाएगा। उसके बाद में किसका प्रकाशन होता है, तो बकरी नाटक का प्रकाशन होता है 1974 में, यानी ये हो जाएगा। फिर कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन होता है, यानी कि बी।
तो आपका उत्तर क्या बनेगा? DCAB। हम लोग देखते हैं DCAB किस में है। DCAB विकल्प सी में है, यही आपका जवाब है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनका प्रकाशन किसका कब हुआ है। तो सबसे पहले बकरी। बकरी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1974 ईस्वी में। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। फिर कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। किसका है? तो ये भीष्म साहनी का नाटक है। फिर है मादा कैक्टस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। फिर कोणार्क है, ये इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है और ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। तो ये आप जितने भी नाटक देख रहे हो, जितने भी प्रकाशन देख रहे हो, जितने भी रचनाकार देख रहे हो, ये सभी की सभी बातें महत्वपूर्ण है। प्रकाशन भी आ सकता है, पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, और ये नाटक भी बार बार पूछे गए हैं और इनके लेखक भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं नाटकों की विशेषताओं को समझते हैं, क्या खासियत है इन नाटकों की। तो सबसे पहले बकरी नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं। बकरी नाटक में 2 अंक हैं, आपको ध्यान में रखना। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं और इसमें 6 दृश्य हैं। लूटपाट करने वाले 3 डकैतों, कितने डकैत हैं इसमें? 3 डकैत हैं। क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। और इन डकैतों का नाम क्या है? दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर। इन्हीं के ऊपर ये नाटक जो है आधारित है। यानी इस नाटक में जो है 2 अंक हैं, 6 दृश्य हैं और लूटपाट करने वाले 3 डकैत हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर है। उसके बाद इस नाटक की प्रथम रंगमंची जो प्रस्तुत हुई है वो 1974 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में हुई है। यानी इस नाटक की जो प्रथम रंगमंची प्रस्तुत हुई है 1974 में और त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली उद्यान की रंगशाला में हुई है। तो आपसे कभी कोई अब पूछेगा कि बकरी नाटक के बारे में कुछ बातें बताइए तो आप आसानी से बता सकते हो और प्रश्न भी यदि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप हल कर पाएंगे और इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। फिर है कबीरा खड़ा बाजार में। इस नाटक को हम लोग देखते हैं कबीरा खड़ा बाजार में। इस नाटक में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और सिकंदर लोधी, कबीर कायस्थ, साधु नीमा, नूरा इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। कौन हैं? यानी कबीरा खड़ा बाजार में इसमें 3 अंक हैं। सिकंदर लोधी, कबीर कायस्थ, साधु नीमा, नूरा इसके क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। फिर श्री M.K. रैना निर्देशक के सुझाव पर ही इस नाटक का नाम कबीरदास से कबीरा खड़ा बाजार कर दिया गया था। यानी पहले इसका नाम क्या था? इस नाटक का नाम था कबीरदास। ये भी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का पहले नाम क्या था तो कबीरदास था, और लेकिन M.K. रैना जो निर्देशक थे उनके सुझाव पर इस नाटक का नाम क्या कर दिया गया? कबीरा खड़ा बाजार में। और इस नाटक का जो है प्रथम बार मंचन कब हुआ है? 1981 ईस्वी में। कब हुआ है प्रथम बार मंचन? 1981 ईस्वी में। फिर उसके बाद में कबीरदास पर केंद्रित हिंदी के नाटक जो हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें है एक तारे की आँख, किसका है? मणि मधुकर का। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, नरेंद्र मोहन का। काशी का जुलाहा महावीर अग्रवाल का है। ये सभी नाटक किस पर हैं? कबीर के ऊपर केंद्रित हैं। एक तारे की आँख मणि मधुकर का, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, नरेंद्र मोहन, काशी का जुलाहा महावीर अग्रवाल। और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों पर स्थित किसका है? रुद्रट का, कुंतक का, जगन्नाथ का, वामन का। कथन है सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति। तो ये जो है किसका है कथन? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? ये जगन्नाथ का कथन है। किसका है? जगन्नाथ जी का। सा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति। ये कथन पंडित राज जगन्नाथ का है, ठीक बात है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं।
पंडित राज जगन्नाथ की प्रमुख जो काव्य शास्त्रीय पुस्तक है उसका नाम क्या है? रस गंगाधर है। ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। पंडित राज जगन्नाथ की पुस्तक है रस गंगाधर। किस प्रकार की पुस्तक है? तो एक काव्य शास्त्रीय पुस्तक है। उसके बाद में रस गंगाधर जी की महत्वपूर्ण उक्तियों को देखते हैं हम लोग, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, हर एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है। फिर है तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। फिर है सा काव्य घटना अनुकूला शब्दार्थो उपस्थिति। अभी आपने देखा ऊपर। अगला है प्रतिभा जन्मजात प्राप्त गुण नहीं अपितु अर्जित और प्राप्य गुण है। ये भी बात रस गंगाधर में कही गई है। क्या है? प्रतिभा जन्मजात अप्राप्त गुण नहीं अपितु अर्जित और प्राप्य गुण है। और यहाँ से जो है एक प्रश्न एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो भारतवर्ष का, हिंदी से संबंधित, वो आता ही आता है। आगे देखते हैं। फिर काव्य हेतु के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? काव्य हेतु। दंडी, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु मानते हैं। दंडी का विचार क्या है? प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, इन तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु मानते हैं। फिर हेमचंद्र, प्रतिभा काव्य का हेतु है जबकि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं। ये माना है हेमचंद्र ने। हेमचंद्र जी क्या कहते हैं? प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति और अभ्यास ये क्या हैं? प्रतिभा के संस्कारक हैं। उसके बाद में रुद्रट का मत क्या है? उसे भी हम लोग देखते हैं। रुद्रट के अनुसार यानी कि शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों काव्य निर्माण के हेतु हैं। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ये काव्य निर्माण के हेतु हैं। ऐसा कौन मानता है? रुद्रट भी मानते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आप लोगों को बताना है कि द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, कई बार पूछा गया है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आपका जवाब होगा मध्वाचार्य जी। किसका है? मध्वाचार्य जी का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक तो मध्वाचार्य हो गए, और मध्वाचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। क्या है? जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। इनके बचपन का नाम वासुदेव था। किसका? मध्वाचार्य के बचपन का नाम वासुदेव था। इनको जो है पूर्ण प्रज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पूर्ण प्रज्ञा के नाम से। इन्होंने 8 माधव मठों की स्थापना की है। किसने? मध्वाचार्य जी ने। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अन्य प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को, जो भक्ति काल के महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदाय हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी हैं। और माधव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? माधवाचार्य जी हैं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी हैं। ये जो जितने भी संप्रदाय दिए गए हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में गारंटी के साथ पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। आप देख पा रहे हैं जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिर रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में वेदांत दर्शन के और मतों को हम लोग देखते हैं। तो अद्वैतवाद ये शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का है, प्रवर्तन किया है, और द्वैतवाद ये जो है मध्वाचार्य जी का है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में फंसना तय है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, ये कथन किसका है? कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, किसका कथन है? एजरा पाउंड, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन डन, हाइडेगर। किसका कथन है कि ये कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है? तो ये कथन है क्लिंट ब्रुक्स का। कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। उसके बाद में
ये नई समीक्षा आंदोलन से जुड़े अमेरिकी आलोचक हैं। कौन? क्लिंट ब्रुक्स। इन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या की एक विधि के रूप में विरोधाभास के माध्यम से कविताओं को पढ़ने के प्रयोग की रूपरेखा बनाई है। कविता के लेखन में विरोधाभास का प्रयोग एक ऐसी विधि के रूप में किया जाता है जिसमें असंभावित तुलनाएं की जा सकती हैं। सीधी एवं गूढ़ दोनों तरह की कविताओं का अर्थ निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या हो सकता है? ये ग्रंथ जो आप देख रहे हैं अपने सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ग्रंथ हैं। सभी के सभी ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है क्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? पैरों में पंख बांधकर, यानी कि डी आएगा। उसके बाद में चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन हुआ है, यानी कि बी आएगा। उसके बाद में नए चीन में 10 दिन, यानी कि सी आएगा। फिर आंखों देखा पाकिस्तान, यानी कि ए आएगा। तो आपका उत्तर क्या है? बी, DBCA। DBCA किस में है? विकल्प सी में है, और यही आपका उत्तर माना जाएगा। हम लोग देखते हैं जो है इनका प्रकाशन कब हुआ है और किसकी रचनाएं हैं। तो पैरों में पंख बांधकर इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है, रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। चीड़ों पर चांदनी, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है, निर्मल वर्मा की रचना है। नए चीन में 10 दिन, ये गिरधर राठी की रचना है। किसकी? ये गिरधर राठी की है। आंखों देखा पाकिस्तान 2005 में प्रकाशन हुआ और कमलेश्वर जी की रचना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाने वाली। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है अब हम लोग देखेंगे इन रचनाओं की विशेषताओं को, यानी क्या खासियत है इन रचनाओं की। तो सबसे पहले है पैरों में पंख बांधकर, रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्या है ये? संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत रेखा चित्र, बहुत सब में इसकी गणना की जाती है। उसके बाद में इसकी विषय सूची को हम लोग देख लेते हैं। कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किसका वर्णन है इसके अंदर, नहीं है। तो सबसे पहले उड़ता चल कबूतर, लंदन में 13 दिन, मुफस्सिल की ओर, स्कॉटलैंड की झलक, शेक्सपियर के गांव में, विदा इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, पेरिस के दिन, पेरिस की रातें, घोंसले की ओर। ये सभी क्या है? इसकी विषय सूची है, पैरों में पंख बांधकर। तो आपके सामने कभी होगा, आप समझ पाएंगे। उसके बाद में चीड़ों पर चांदनी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है? निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसके क्रम में उत्तरी रोशनियों की ओर, ब्रेक्त और एक उदास नगर, रोती हुई मरमेड का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर, सफ़ेद रातें और हवा, चीड़ों पर चांदनी, लिदित से एक संस्मरण, बर्त राम का, एक शाम पेरिस, एक स्टिल लाइफ वियना, चीड़ों पर चांदनी। उसके बाद में देहरी के बाहर, लैक्सनेस, देहरी के बाहर है, लैक्सनेस एक इंटरव्यू, काफ़ा और चापेक, समकालीन चेक साहित्य, देहरी के भीतर, चेखों के पत्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? निम्नलिखित में से किस कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, T.S. इलियट। क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में? कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी वर्ड्सवर्थ जी कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्ड्सवर्थ जी ने काव्य कविता में बहिरंग पक्ष की अपेक्षा अंतरंग पक्ष की महत्ता प्रतिपादित की है। शैली की परिशुद्धता, अलंकृत के स्थान पर आत्मा की अंतःस्फूर्ति एवं उससे प्रेरित भावों के सहज उच्छलन पर बल देकर स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रवर्तन किया है। यानी स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रवर्तन का श्रेय किसको है? तो वर्ड्सवर्थ को उसमें गिना जा सकता है। वर्ड्सवर्थ की रचना का नाम है लिरिकल बैलेट्स। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1798 में हुआ है
और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1800 ईस्वी में हुआ है। अरस्तु के अनुसार काव्य भाषा के माध्यम से कल्पना द्वारा मानव जीवन का पुनः सृजन है। और प्लेटो के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्लेटो के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं, गीतात्मक, महाकाव्यात्मक, नाट्य प्रधान। टी.एस. एलियट क्या कहते हैं? कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। काव्य की प्रेरणा कवि के मानव स्थित सचेतन अनुभूति से प्राप्त होती है। ये कौन कहता है? टी.एस. एलियट। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और इस सेशन का आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम क्या होगा? यानी ये सभी के सभी क्या हैं? अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के ये अंग हैं और इनका सही क्रम क्या होगा ये बताना है। तो कथानक, चरित्र चित्रण, विचार और पद योजना, यही इसका सही क्रम है, ABCD। और ABCD किस में है? आपका है विकल्प C में है। ये जो है अरस्तु के त्रासदी के अंगों का क्रम है, यानी सबसे पहले कथानक आएगा, फिर चरित्र आएगा, फिर विचार आएगा, फिर पद योजना आएगी। उसके बाद में देखते हैं हम लोग अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित त्रासदी का सिद्धांत है। कौन सा है? त्रासदी का सिद्धांत। और इसमें जो सही अनुक्रम क्या है? कथानक आएगा, फिर चरित्र आएगा, फिर विचार है, फिर पद योजना है। इनकी पुस्तक का नाम है पोएटिक्स। इसके 6ठे अध्याय में कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः स्फूर्त तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। उसके बाद में अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 अंग हैं। कितने हैं? अरस्तु के अनुसार जो है त्रासदी के 6 अंग हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, अरस्तु की त्रासदी के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? कथानक है, चरित्र चित्रण है, विचार तत्व है, पद रचना या पद योजना है, फिर संगीत है, फिर दृश्य विधान है। तो ये जो है अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 अंग हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, विचार तत्व, पद रचना, संगीत और दृश्य विधान। और ये क्या है? अनुकरण के विषय में ये सारे तत्व आए हैं। फिर त्रासदी के संगठन रचना विधान के अंतर्गत अरस्तु ने 4 अंगों का उल्लेख किया है। त्रासदी के अंतर्गत अरस्तु ने क्या है? 4 अंगों का उल्लेख किया है। कितने? 4 अंगों का। कौन कौन से? प्रस्तावना, उपाख्यान, उपसंहार और वृंदगान। और वृंदगान के 2 भेद किए हैं, पूर्णगान और उत्तरगान। तो इस प्रकार से आज का सेशन ये समाप्त करते हैं हम लोग, और हम आशा करते हैं कि ये सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और हम लगातार आप लोगों को कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।